सत्ता की शुरुआत आज कुछ ऐसे वीडियो से करते हैं जिसने पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में आग लगा दी है और उस आग की लपटें कोलकाता से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक देखी जा रही हैं। राजनीतिक दलों और नेताओं में इन वीडियो को शेयर करने की रेस चल रही है। समर्थक उस पर कमेंट कर रहे हैं और एक्सपर्ट उन वीडियो में चुनावी एंगल दे रहे हैं। खास बात यह है कि यह वीडियो किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी नेता का नहीं, बल्कि एक पुलिस अधिकारी का है जो पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर तैनात है और ड्यूटी के दौरान जो वो कह रहा है उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंच रही हैं। चर्चा में ओवरफ्लो हो रहे इस पुलिस अधिकारी का नाम है अजय पाल शर्मा। 2011 बैच के आईपीएस हैं, यूपी कैडर के अधिकारी हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं। यहां ड्यूटी के दौरान उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उनका फिर कायदे से इलाज किया जाएगा। किसी ने कोई खुराफात की, किसी को परेशान किया तो फिर उसकी खबर हम अच्छे से लेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। उसके लोग धमका रहे हैं, हम अच्छे से खबर लेंगे, बाद में रोना पछताना मत। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पर वो लोगों को धमका रहे हैं, इसी पर विवाद है। टीएमसी कह रही है कि ये यूपी के हैं, बीजेपी के इशारे पर लोगों को धमका रहे हैं। बीजेपी कह रही है चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि अजय पाल शर्मा का इकलौता वीडियो नहीं है ये, उनके और भी कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वो लोगों से कायदे में रहने के लिए कह रहे हैं, खासकर जहांगीर खान और उनके समर्थकों को। एक बार अजय पाल शर्मा के धमकी वाले वीडियो के कुछ हाइलाइट्स आप भी देख लीजिए, फिर आपको इस धमकी का जहांगीर वाला एंगल भी दिखाएंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, वोट नहीं है। हमारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? आप तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया तो एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी कोई कौन शर्म मैं बता इतना हल्के में इतना ले रहे हो ना, केसेस सबके का रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करना थोड़ा जल्दी। अरे नहीं पता हम कैसे बताएं? कैसे बोल रहा हूँ? कैसे बोल रहा हूँ? नहीं पता। ऐसे क्यों बोल रहा है? बताओ, पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। मैं नहीं पता वो कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। उसका मोबाइल नंबर क्या है? उसको होगा मोबाइल नंबर। इन वीडियोस में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा जिसे एक व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं, वो नाम है जहांगीर खान का। जहांगीर खान टीएमसी के नेता और फाल्टा विधानसभा से उम्मीदवार हैं। अभिषेक बैनर्जी के बहुत करीबी हैं। दक्षिण 24 परगना में उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी का आरोप है कि जहांगीर खान स्थानीय लोगों को धमका रहे थे। इसकी बार बार शिकायत की गई, जिसके बाद अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचा, लेकिन जहांगीर खान तो नहीं मिले। उन्होंने उनके समर्थकों को ही कायदे से रहने की बात कह दी। इधर जैसे ही जहांगीर खान को अजय पाल शर्मा के आने की जानकारी मिली, उन्होंने भी कुछ फिल्मी डायलॉग मारे। जहांगीर खान ने अजय पाल शर्मा को धमकी वाले लहजे में कहा कि खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे और सीआरपीएफ को हवा में उड़ाकर रख देंगे। ये भी सुन लीजिए। খেলাটা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব, তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে।
और इस बीच अजयपाल शर्मा और कुछ और पुलिस बल के खिलाफ एक महिला ने केस दर्ज कराया है। महिला की तरफ से कहा यह गया है कि घर में घुसकर धमकाया गया उसको। ये केस दर्ज कराया गया अजयपाल शर्मा और कुछ पुलिस सुरक्षा बलों के खिलाफ। हालांकि इस विवाद के बीच अजयपाल शर्मा जहांगीर खान को वार्निंग देने के लिए उनके चुनाव कार्यालय भी पहुंचे, जिस पर खूब हंगामा हुआ। टीएमसी समर्थकों ने अजयपाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। इधर बंगाल बीजेपी का आरोप यह है कि जो जहांगीर खान अजयपाल शर्मा को धमकी दे रहे हैं वो अभिषेक बैनर्जी का दाहिना हाथ है, जो उनके लिए चुनाव में धांधली करता है। बदले में वो एक ऐसे गिरोह को चलाता है जो हथियार और गोला बारूद, जमीन कब्जा, मानव तस्करी करता है। बीजेपी ये भी लिख रही है कि 2024 में फाल्टा से भाईपो यानी अभिषेक बैनर्जी को 89% वोट इसलिए मिले क्योंकि जहांगीर खान ने किसी और को वोट नहीं डालने दिया। कुल मिलाकर जहांगीर खान बीजेपी के टारगेट पर है, तो अजयपाल शर्मा को देख लेने की बात टीएमसी कर रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी के स्वयंभू सिंघम का असली चेहरा सामने आ गया है। वर्दी के पीछे छिपा हुआ सच। क्या ये वही ठोकशाही वाले पुलिसकर्मी हैं जो सोचते हैं कि वो बंगाल के मतदाताओं को डराकर झुका देंगे? ये पश्चिम बंगाल की धरती सुभाष चंद्र बोस, मातागिनी हजारा, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश की है। बॉलीवुड स्टाइल सिंघम हमें नहीं डरा सकते। सागरिका घोष के अलावा महुआ मोइत्रा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अजयपाल शर्मा को कहा कि जरा अपनी हीरो वाली ओवर एक्टिंग कम करो। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी अजयपाल शर्मा पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा, और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑब्जर्वर को जाना पड़ा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के साथ उस टीएमसी कैंडिडेट के घर, और उनको बोलना पड़ा, उनके परिवार वालों को बोलना पड़ा कि आप धमकाना बंद कीजिए, वरना लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ आप तक पहुंच जाएगा। ये समझ लीजिए जी, आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग हैं यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। जिस तरीके का दुरुपयोग चुनाव आयोग सुरक्षा बलों का कर रहा है वो अकल्पनीय है, लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। वहाँ के चुनाव में दिन रात जो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है ज्ञानेश कुमार लगा हुआ है। वहाँ के चुनाव में ईडी सीबीआई लगी हुई है जो बीजेपी के समर्पित संस्थान है। बावजूद इसके ममता बनर्जी जी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही हैं। तो अजयपाल शर्मा और जहांगीर खान के बीच विवाद वाली आग लगातार भड़क रही है। इस बीच एक महिला ने अजयपाल शर्मा के खिलाफ रात के अंधेरे में घर में घुसने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। विवादों से इतर कल 142 सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए सुरक्षा बलों की 2321 कंपनियां तैनात की जा रही हैं और कोशिश है कि दूसरे चरण में बिना किसी हिंसा के चुनाव खत्म हो। उस गर्मी की खबर जो लोगों को डरा रही है। अभी अप्रैल के 3 दिन बचे हैं, लेकिन तापमान नए कीर्तिमान बना रहा है। घरों और दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर्स की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और चर्चा सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी ज्यादा है, बल्कि ये भी है कि गर्मी इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है। ऐसा क्या हुआ है, लोगों को अप्रैल में जून जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास हो रहा है? क्या वजह है? एक हीट मैप में भारत का हिस्सा गर्मी से लाल दिखाई दे रहा है।
हाल कुछ ऐसा है कि कई हिल स्टेशन भी हॉट स्टेशन बन गए हैं। लेकिन क्यों? अभी से देश के ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है, तो क्या अब 50 डिग्री वाला अत्याचार भी होगा? और अप्रैल में इस प्रचंड गर्मी का विलन कौन है? एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं? इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सवाल जवाब वाली एक कुंजी तैयार की है। शुरुआत गर्मी वाले चिंता कार्ड से करते हैं, जिसे देखकर आप सबको थोड़ा और गर्मी का एहसास हो सकता है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक गर्मी ने अप्रैल वाले कई पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार अप्रैल का महीना पिछले 4 साल में सबसे गर्म दर्ज हुआ है। यूपी का बांदा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। सोमवार को यूपी के बांदा में हीट मीटर पर तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। 1951 के बाद बांदा के लोगों ने इस भीषण गर्मी का एहसास किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल भी देखिए, जहां जैसलमेर में पारा 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि खजुराहो में 46 डिग्री रहा। आमतौर पर इतनी तेज गर्मी जून में आती है, लेकिन इस बार ये टॉर्चर बहुत पहले शुरू हो गया है। लेकिन क्या अब ये 50 का कांटा भी छुएगा? ये सवाल लोगों के अभी से पसीने निकाल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारतीय क्षेत्र को इस समय पृथ्वी का सबसे गर्म इलाका बताया गया है। AQI.in से मिले रियल टाइम डेटा के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर भारत के पाए गए हैं, और उत्तर पूर्वी भारत में पारा अप्रैल में ही 43 से 47 के बीच बना हुआ है। कुदरत का एक चिंताजनक अलार्म मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी बज रहा है। ये वो पहाड़ हैं जिनके बारे में सुनकर लोगों को ठंड का एहसास होता है। लोग गर्मी में परिवार के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं। शायद आपका भी ऐसा कोई प्लान हो। लेकिन देख लीजिए आपके फेवरेट हिल स्टेशन कैसे हॉट स्टेशन बन रहे हैं। हीट वेव मीटर के अनुसार हिमाचल के ऊना में 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा धर्मशाला में भी मौसम का कांटा 34 डिग्री के पार रहा। शिमला में तापमान 30 डिग्री को टच करने वाला है, जबकि नैनीताल के ज्वालीकोट में टेम्परेचर 33 डिग्री रहा। खुद दिल्ली के सबसे करीब हिल स्टेशन नैनीताल में अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास है, जबकि पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में टेम्परेचर 27 डिग्री नोट किया गया है। यानी आप दिल्ली, नोएडा में रहते हो, लखनऊ में रहते हो या पहाड़ों में जाना चाहते हो, ये गर्मी कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। गर्मी के त्योहार सुबह से सूर्य देव ने अपने देखे त्योहार शुरू कर दिए है। लगभग यहाँ का तापमान अभी 45 से 48 डिग्री पड़ रहा है। जहाँ तक अनुमान लगा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल 55 डिग्री यहाँ तापमान रहा था, इस बार भी 55 से अधिक होने की संभावना है। इसके अंदर एक भय सता रहा है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं कोई महामारी या हैजा नहीं फैले। सभी ने अपने बच्चों को, परिवारजनों को ये हिदायत दे रखी है कि अपना नियमित सुबह 12 बजे तक का काम निपटा के और उसके पश्चात शाम को तो नियमित कार्य 6 बजे के पश्चात ही करें। गर्मी इतनी भयंकर हो चुकी है, आज 46 डिग्री से बढ़ करके आने वाली समय ऊपर जाने वाली है। ये घातक है आम जन के लिए, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन आप सबके मन में एक सवाल होगा, आखिर इस बार सूर्यदेव ऐसा सितम क्यों ढा रहे हैं? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? तो सुनिए, मौसम वैज्ञानिकों का तर्क क्या है। पहला जवाब, अल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। अल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। दूसरी वजह हीट डोम को बताया जा रहा है। जब वायुमंडल में ऐसे अदृश्य गुंबद जैसी स्थिति बन जाती है जिसमें गर्म हवा एक जगह कैद हो जाती है। हीट डोम की स्थिति में गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती, और जब ये गर्म हवा एक जगह रुक जाती है तो तापमान यहाँ लगातार बढ़ता जाता है। और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं। जब शहरों में
शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। हम आपको इस गर्मी पर अब सवाल जवाब वाली रील भी आइए दिखाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, उनकी थोड़ी कमी है और उसके कारण मैदानी भागों में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसका दूसरा कारण है कि हीट डोम एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक रीजन पे लंबे समय के लिए तापमान बढ़ जाते हैं। और इस पर पैटर्न अलग है। वो अलग पैटर्न क्यों है, वो मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि वो हीट डोम के कारण शिफ्ट हो गई हुई हैं पॉकेट्स। तो अभी जो जब से ज़्यादा गर्म क्षेत्र हैं वो है जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया, जिसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, इनमें तापमान लगातार 40 डिग्री से पार हैं, 40 से ज़्यादा हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, ये क्षेत्र सबसे गर्म है। ये ऐसे चेंज हैं जो लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी है कि एक थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद में नॉर्मल स्थिति बन जाएगी। हो सकता है ऐसा ना हो। ये न्यू नॉर्म्स होंगे, नए तरह के वेदर पैटर्न होंगे और इसमें बहुत जल्द या बहुत ज़्यादा बदलाव आना हो सकता पॉसिबल नहीं हो। हमें कोशिश अब ये करनी चाहिए कि बदलते संदर्भ में अब जो नया वेदर पैटर्न, जो इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेदर नॉर्म्स हैं, हमें उसको अडॉप्ट करना है। माउंटेन्स अगर मैदानी भागों में गर्म परिस्थितियां बन जाती हैं, गर्मी होती है, तो हवा के माध्यम से वो गर्मी पहाड़ों पर भी ज़रूर जाएगी। तो ऐसा कोई उसमें कोई स्टॉप नहीं है कि केवल मैदानी भागों तक रहेगा उसका असर। इमारतें बनेंगी, कंक्रीट, जितना स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो उतनी हीट को सोक करेंगे, उसको उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे और वही हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो एमिट भी होगी। इस वक्त भारत गर्मी से झुलस रहा है, जबकि चीन भीषण बाढ़ की चपेट में है। चीन के ग्वांगशी प्रांत के क्विनझाओ शहर में इतनी तेज बारिश हुई है कि सड़कें, गाड़ियां और घर सब पानी में डूब गए। यहां 8 घंटे में 273 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के हालात बिगड़ गए, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। चीन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली हैं। चीन में आई भीषण बाढ़ पर हमने एक वीडियो कुंजी तैयार किया, ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें चीन के ग्वांगशी की हैं, जहां सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई। कई इलाकों में सड़क धंस गई। इस भीषण बाढ़ की वजह से कई लोग अपने दफ्तरों और घरों में फंस गए। बाढ़ से हालात इतने बिगड़े कि सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। कई इलाकों में सड़कों पर 6 फीट तक पानी भर गया। स्कूटी लेकर सड़क पर निकला एक शख्स इस बाढ़ में फंस गया। इस जोरदार बारिश के कारण वहां के तमाम स्कूलों को बंद करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने बारिश के पानी की निकासी होने तक लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई टीमें बनाई गई, जिन्हें प्रभावित इलाकों में भेजा गया। चीन के यूनान में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसका असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। यहां एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पानी ही भर गया। मौसम विभाग ने बाकी प्रांतों के लिए भी चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक लियाओनिंग, शेंडोंग और बीजिंग में जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। आपको ये बता दें कि चीन में भारी बारिश की मुख्य वजह तेज गर्मी के कारण वातावरण में ज्यादा नमी का होना है। चीन का दक्षिणी हिस्सा जैसे ग्वांगशी समुद्र के करीब है, जहां नमी आसानी से पहुंचती है। बादलों की यही नमी इस बार वहां कहर बनकर बरसी है। सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी के मिशन नारी शक्ति वंदन की, जिसका केंद्र आज पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी रहा। पीएम मोदी ने काशी में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर काशी में हैं। पीएम मोदी महिलाओं के बीच खुली जीप में सवार होकर पहुंचे।
विकास परियोजनाओं की बात करें तो पीएम मोदी ने 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिसमें 2600 करोड़ रुपए की लागत से बने 1047 मीटर लंबे रेल सड़क सिग्नेचर ब्रिज भी अहम है। इसके अलावा 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई। इसकी लागत करीब 315 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर प्रहार भी किया। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर महिलाओं के साथ छल किया है। आप भी सुनिए क्या कहा पीएम ने। लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे। कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। साथियों, असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। पीएम मोदी सिर्फ सियासी मैदान में महिला आरक्षण वाले गोल के साथ आज नहीं उतरे, बल्कि आज सुबह सिक्किम में फुटबॉल के मैदान में भी उतरे थे। ये तस्वीर गैंगटॉक से आई है, जहां युवाओं के साथ पीएम मोदी ने फुटबॉल का आनंद लिया। काफी देर तक फुटबॉल खेला। वैसे हर सियासी तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, एक संदेश भी होता है। पीएम मोदी सिक्किम दौरे पर जरूर थे, लेकिन कहा जा रहा है कि संदेश पश्चिम बंगाल के लिए है। पश्चिम बंगाल में कल सेकेंड राउंड की वोटिंग होनी है। वहां फुटबॉल काफी लोकप्रिय है। यहां गांव स्तर पर भी फुटबॉल क्लब हैं। सिर्फ 60 सेकंड की वीडियो रील में देखिए कैसे पीएम मोदी ने युवाओं के साथ फुटबॉल खेला। ये है आपकी ताकत है? तो आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे? दो गोल मार चुके आप अब। कमान फिर से एक हैट्रिक हो जाएगा सर। पीएम मोदी का फुटबॉल खेलने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोल करते हैं। इसके बाद वहां मौजूद युवा तालियां बजाते हैं। आप सुनिए फुटबॉल खेलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती,
मैचिज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। वो मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हम भी ओलंपिक खेल लें। और सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें आम आदमी पार्टी की अंतरात्मा का जिक्र है। अंतरात्मा वाली राजनीति है। अपनी पार्टी में टूट से आहत अरविंद केजरीवाल ने कल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए सत्याग्रह का ऐलान किया था। आज राजघाट पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, पुष्प अर्पित किए। वैसे भी जब भी अरविंद केजरीवाल बड़े फैसले लेते हैं तो राजघाट जरूर जाते हैं। आज भी मनीष सिसोदिया आतिशी के साथ राजघाट पहुंचे। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा विवाद में सत्याग्रह की शुरुआत का ऐलान किया। हालांकि भारत की न्याय प्रक्रिया पर उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन ये भी कहा कि न्याय के लिए सत्याग्रह करना पड़ रहा है। पूरी कहानी यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें आबकारी घोटाले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि उन्हें न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा से न्याय की उम्मीद नहीं है। अब वो सत्याग्रह पर उतर चुके हैं। आज इस मसले पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है, इसी वजह से आज वो आज़ाद हैं। ये भी कहा कि जज साहिबा को एक पत्र लिखा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिनकी वजह से सत्याग्रह का रास्ता चुना है। जज साहिबा को लिखी चिट्ठी में पूरी स्थिति को बयां भी किया है। इस वक्त मौजूद है राजघाट पर। आपको तस्वीर देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है, साथ में उनके मनीष सिसोदिया है। सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब सही और गलती भी चुनना हो तो सत्याग्रह ही रास्ता बचता है। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दिए हैं क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। तो मैं अभी मीडिया में कुछ इस बारे में बोलना चाहूँगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता जी ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में हमारे खिलाफ फैसला दिया है, जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। तो जब हमारा एप्रहेंशंस है, हमारी आशंका है कि आप बायस्ड होके इस मामले में काम करेंगी, तो इसका कानूनी अधिकार अरविंद केजरीवाल या किसी भी याचिकाकर्ता को भारत में है कि वो अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकता है कि जज महोदया को या महोदय को इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से 2 शब्द ट्रेंड हो रहे हैं। एक है अंतरात्मा की आवाज, दूसरा शब्द है सत्याग्रह। आपने देखा कैसे अरविंद केजरीवाल ने राजघाट से न्याय के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। अब ये बताते हैं कि कैसे केजरीवाल के बाद अब सिसोदिया ने भी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने भी जस्टिस स्वर्णकांता को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक पत्र लिखा। मनीष सिसोदिया ने इस पत्र में लिखा कि उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं होगा, ना हम खुद आएंगे ना हमारा कोई वकील आएगा। आपके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता जी के हाथ में है। सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सवाल यही है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से अरविंद केजरीवाल को न्याय की उम्मीद क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक वजह का जिक्र आज किया भी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी के खिलाफ फैसला दिया।
इसके अलावा कई वजहों का जिक्र कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस चिट्ठी में भी किया था जो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिखी थी। अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर में एक और महत्वपूर्ण चीज नोट करने वाली है। जब भी वो बड़े फैसले लेते हैं, राजघाट जरूर जाते हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जब भी वो कार्यालय में रहे। लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो बापू के समाधि स्थल पर जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस कहानी की शुरुआत 2011 से होती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों में अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल कई बार राजघाट गए थे। राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने यही शुचिता की कसम खाई थी। राजनीति में आने के बाद भी सिलसिला जारी रहा। हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, सीबीआई और ईडी पूछताछ से पहले उन्होंने राजघाट जाकर शांति व शक्ति की प्रार्थना की। सितंबर 2024 में जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे थे। जमानत को उन्होंने सत्य की जीत कहा था।